हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर तेज प्रकाश शर्मा, आरआर कॉलेज बॉटनी डिपार्टमेंट। मैं राजऋषि कॉलेज के बीएससी तृतीय वर्ष के सेमेस्टर 5 के पेपर सेकंड के छात्रों के लिए एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी के अध्याय को आज द्वितीय चरण में शुरू करने जा रहा हूँ। पिछले चरण के अंदर हमने ये सीखा कि भ्रूणिकी या पादप भ्रूणिकी से हमारा क्या तात्पर्य है और पादप भ्रूणिकी के अध्ययन में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। आज द्वितीय भाग के अंदर हम पुष्प और पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पुष्प एक पौधे की जनन संरचना को प्रतिपादित करता है, बनाता है। लैंगिक जनन जिन पादपों के अंदर होता है, उन पादपों के अंदर जनन या लैंगिक जनन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पुष्प में ही संपन्न होती हैं। अतः यदि पादप में पुष्प का अभाव है तो भ्रूण, फल तथा बीज का बनना, उनका विकास असंभव है। अब हम एक दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। हमारा ये मानना है, जिसके लिए हमें एक सिद्धांत प्रतिपादित करके दिया गया। गोथे नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने सन 1790 ईस्वी के अंदर ये प्रतिपादित किया कि पुष्प एक परावर्तित प्ररोह शीर्ष है। मैं फिर से दोहराता हूं, पुष्प एक मॉडिफाइड या परिवर्तित या परावर्तित प्ररोह शीर्ष है और पुष्प के विभिन्न भाग जैसे बाह्यदल, दल, पुमंग तथा जायांग एक प्ररोह शीर्ष पर लगे पर्ण के समकक्ष या पर्ण के समान होते हैं। इनके इस जैसा हमने कभी इसको गौर किया हो कि पादप के प्ररोह शीर्ष के अंदर पर्ण जो हैं वो एक विशिष्ट क्रम के अंदर व्यवस्थित होते हैं। इसी प्रकार से जब हम पुष्प का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो पुष्प के भाग हैं वो पर्व एवं पर्व संधियों पर एक विशिष्ट क्रम के अंदर व्यवस्थित हैं। और ये भी हम देखते हैं कि पर्व संधियों पर दोनों प्रकार के पुष्प के भाग अर्थात बंध्य या स्टेराइल और उर्वर या फर्टाइल उपांग या भाग लगे होते हैं। इनको हम दूसरे रूप के अंदर फ्लोरल लीव्स या पुष्पीय पत्र भी कह सकते हैं। अब इसका दूसरा भाग, पुष्प के ऐसा समूह जो एक ही अक्ष पर लगा हो, उसे हम पुष्प क्रम कहते हैं। जैसे आप यहाँ डायग्राम के अंदर देखेंगे, ये एक विशिष्ट प्रकार का पुष्प क्रम आपके सामने दिया गया है। इस पुष्प क्रम से हम ये समझ सकते हैं कि पुष्प जो हैं वो एक कॉमन एक्सिस के ऊपर, एक सामान्य अक्ष के ऊपर लगे हुए हैं। ये सामान्य अक्ष पुष्पावली वृंत या वृंतक कहलाता है। पुष्पावली वृंत या वृंतक, ये जो आप कॉमन जो लाइन आप देख रहे हैं, ये क्या है? पुष्पावली वृंत या वृंतक। अंग्रेजी में हम इसको पिडंकल कहते हैं। इस पर लगा होता है। वृंतक के ऊपर या पिडंकल के ऊपर प्रत्येक पुष्प एक अपने वृंत के द्वारा लगा होता है, व्यवस्थित होता है, जिसे हम पेडिसिल कहते हैं या पुष्प वृंत कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि ये वृंतक है और इसके साथ में यहाँ पर ये पुष्प वृंत या पेडिसिल है। पुष्प में सामान्य तौर से जो पुष्प के भाग हैं वो 4 चक्रों के अंदर व्यवस्थित होते हैं। इससे पूर्व मैं आपको एक बार पुनः याद दिलाता हूं, जिन
पुष्प में वृंत लगा होता है या पुष्प के एक भाग के रूप में वृंत उपस्थित होता है, ऐसे पुष्प सवृंत पुष्प कहलाते हैं। और जिन पुष्पों के अंदर वृंत नहीं होता है वे अवृंत पुष्प कहलाते हैं, जिनको हम हिंदी में सेसाइल और पेडिसिलेट पुष्प या फ्लावर कहते हैं। अब अगले भाग के अंदर हम बात करते हैं। पुष्प एक अक्ष के ऊपर अपने सारे जो भाग हैं वो उसके ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। इसको हम फ्लोरल एक्सिस या पुष्पाक्ष कहते हैं। आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये सभी भाग एक अक्ष के ऊपर व्यवस्थित हैं, ये पुष्पाक्ष कहलाता है। इस पुष्पाक्ष के मुख्य दो भाग होते हैं। पहला भाग है पेडिसिल या पुष्प वृंत, जो हमने पहले भी देखा है। पेडिसिल यहाँ पर भी है, पेडिसिल आप देखें इस डायग्राम के अंदर, और इसके साथ साथ में पेडिसिल यहाँ पर भी है इस भाग के अंदर। ठीक है, तो पेडिसिल, और दूसरा भाग है थैलेमस या पुष्पासन। इसको हम रिसेप्टिकल या पात्र भी कहते हैं। थैलेमस के ऊपर जो पुष्प के भाग हैं वे 4 अलग अलग चक्रों के अंदर व्यवस्थित होते हैं। इसमें 2 भाग पुष्प के, जिनको जो बाह्य भाग हैं, जिनको हम नॉन एसेंशियल या अनावश्यक पुष्प भाग कहते हैं, और 2 आंतरिक भाग जिन्हें हम आवश्यक या रिप्रोडक्टिव अथवा जनन अंग चक्र भी कहते हैं। बाहर के जो दोनों भाग हैं उनको हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला आता है कैलिक्स या बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज किसी भी पुष्प का सबसे बाहर का चक्र बनाता है, और इसमें हम देखते हैं कि ये सामान्य रूप से किसी भी पुष्प के लिए एक सहयोगी चक्र के रूप में या सहयोगी सर्किल के रूप के अंदर कार्य करता है। ये रंगीन भी हो सकते हैं और ये हरित भी हो सकते हैं। यदि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप के लिए सहयोगी हैं तो इनके अंदर सामान्य रूप से हरित लवक पाया जाता है। यदि ये परागण की प्रक्रिया में अपना सहयोग कर रहे हैं तो ये रंगीन हो सकते हैं, यानी इनके अंदर कैरोटीन या ज़ैंथोफिल प्रकार के वर्णक पाए जा सकते हैं। इसके पश्चात आने वाला चक्र है दलपुंज या कोरोला। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अंदर मैंने डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, ये आपको बता रहे हैं दलपुंज और ये आपको दिखा रहे हैं बाह्य दल। ये एक के पश्चात एक बाहर से अंदर की तरफ व्यवस्थित हैं। दलपुंज जो है वो बाह्य दल के अंदर स्थित होता है। सामान्य तौर से दलपुंज विभिन्न विभिन्न प्रकार के रंगों से सुसज्जित होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के आकारों में भी होते हैं। इनका सामान्य रूप से जो रोल होता है वो परागण की प्रक्रिया के अंदर पुष्प की सहायता करना होता है। तीसरा भाग, जो कि तीसरा और चौथे भाग जो हैं वो मैंने अभी आपको जिक्र किया कि ये इसेंशियल या आवश्यक जनन चक्र के रूप में जाने जाते हैं। आवश्यक जनन चक्र का मतलब कि जिनके बिना पुष्प की संरचना पूर्ण नहीं होती है। ये कौन कौन से हैं? पहला है पुमंग और दूसरा है जायांग। पुमंग तीसरे क्रम के अंदर सबसे पहले बाह्य दल, फिर दल, और उसके पश्चात तीसरे क्रम के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पुमंग हमारे को नजर आ रहे हैं। पुमंग जनन चक्र का प्रथम भाग या प्रथम जनन चक्र बनाता है। ये दल के बिल्कुल बाद या तुरंत बाद आने वाला चक्र है। इसमें सामान्य तौर से नर जनन अंग होते हैं। नर जनन अंग जिन्हें हम स्टेमेन या पुंकेसर या पुमंग भी कहते हैं, इनको कुछ अन्य पौधों के अंदर
हम माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणुधर या लघु बीजाणुधानी पर्ण भी कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक छोटा अथवा आवश्यकता अनुसार लंबा तंतु होता है। यहाँ आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि ये पुंकेसर है और इसके साथ में एक ये तंतु जैसी संरचनाएं हैं इन सब के साथ में। इसको हम कहते हैं स्टॉक या पुंतंतु। इस पुंतंतु के ऊपर या स्टॉक के ऊपर हम एक कोष्ठकीय संरचना देख रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये कोष्ठकीय संरचनाएं हैं और इन कोष्ठकीय संरचनाओं में पादप की वर्ग की स्थिति के अनुसार मोनोकोष्ठकीय या एकल कोष्ठकीय या द्विकोष्ठकीय डाइथिकस प्रकार के परागकोश हो सकते हैं। डाइथिकस के अंदर दो पाली होती हैं या दो लोब होते हैं जो कि एक संयोजी ऊतक के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार एक कोष्ठकीय पुंतंतु के अंदर एक कोष्ठक होता है। सामान्य रूप से एक डाइथिकस या द्विकोष्ठकीय पुंकेसर के अंदर 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं और अधिक विस्तार में हम इसके बारे में परागकोश की संरचना के अध्ययन के समय इसको डिस्कस करेंगे। इसके पश्चात आता है पुष्प का सबसे आंतरिक भाग, आंतरिक और आवश्यक जनन अंग, जिसको हम जायांग या गायनेशियम या पिस्टिल भी कहते हैं। ये आप डायग्राम के अंदर यहाँ देख रहे हैं। ये जो संरचना है ये संरचना जायांग कहलाती है। इसका आधारीय भाग अंडाशय और जो शीर्ष भाग है ये स्टाइल या वर्तिका और शीर्षस्थ भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। इस आंतरिक भाग या गायनेशियम के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला होता है आधारीय, यानी हम जायांग, केवल जायांग की बात कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो आधारीय भाग है, ये आधारीय भाग ये कहलाता है ओवरी या अंडाशय। इसके पश्चात हम देख रहे हैं कि एक नलिका रूपी संरचना है जिसको हम वर्तिका या स्टाइल कहते हैं और सबसे ऊपर जाने के बाद इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये शीर्ष के ऊपर ये यहाँ पर वर्तिकाग्र है जो कि जिसके ऊपर परागण की प्रक्रिया के अंदर परागकण जहाँ पर गिराए जाते हैं या किसी भी अन्य साधन के द्वारा गिरते हैं तो वो स्थान है वर्तिकाग्र। अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं और अंडाशय की बात करते हैं। ओवरी या अंडाशय। अंडाशय में पादप की वर्गीकृत स्थिति के अनुसार विभिन्न संख्या में ओव्यूल्स या बीजांड पाए जाते हैं। प्रत्येक बीजांड में एक भ्रूणकोश और उर्वर अंड संरचनाएं या एग सेल्स पाई जाती हैं जो कि परागण और परागण के पश्चात संपन्न होने वाली निषेचन की प्रक्रिया के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। तो छात्रों, इस समय हमने पुष्प और पुष्प की मूलभूत संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया, डिस्कस किया और मैं आशा करता हूं कि अगली कक्षा के अंदर जब हम एंथर के या पुंकेसर की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको और अधिक नर जननांग, पादप नर जननांग के बारे में आपको अधिक जानने को मिलेगा।
आज बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।